एक लंबी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया की तस्वीर सामने आती है, तारीख पर तारीख। लेकिन क्या हो अगर कारोबार से जुड़े विवादों को सुलझाने का एक तेज और ज्यादा असरदार तरीका हो? आज की हमारी चर्चा इसी विकल्प के इर्द गिर्द है, जिसे हम सब आर्बिट्रेशन के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो है भारत में इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले कानून पर, मतलब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। और ये एक बहुत ही गहरा और विस्तृत नोट है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो जुडिशरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कानून के हर जरूरी पहलू को छुआ गया है। तो आज हम इस कानून के इंजन का हुड खोलकर देखेंगे। ये क्यों बनाया गया है, इसका असली मकसद क्या था, आर्बिट्रेशन के कितने अलग अलग कह सकते हैं फ्लेवर्स होते हैं, और फिर हम एक काल्पनिक केस की यात्रा पर चलेंगे, एक विवाद के शुरू होने से लेकर उसके अंतिम फैसले तक, ये समझने के लिए कि ये कानून असल में काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1996 का अधिनियम आखिर है क्या, और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये 25 जनवरी 1996 को लागू हुआ था और इसने 1940, 1937 और 1961 के 3 पुराने बिखरे हुए कानूनों की जगह ली। जी, और ये सिर्फ पुराने कानूनों को बदलने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। देखिए, भारत 90 के दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल रहा था, विदेशी निवेश आ रहा था। तो ऐसे में दुनिया भर की कंपनियों को एक भरोसा चाहिए था कि अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट होता है तो उसे सुलझाने का एक मॉडर्न, एक भरोसेमंद और तेज तरीका मौजूद है। ये कानून असल में उसी भरोसे को बनाने के लिए लाया गया था। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक कानूनी सुधार नहीं था, ये एक आर्थिक जरूरत भी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए इसके उद्देश्य बहुत साफ थे। पहला, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के कमर्शियल आर्बिट्रेशन को एक ही कानून के दायरे में लाना। दूसरा, अदालतों का दखल कम से कम करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, आर्बिट्रेशन के फैसले, जिसे अवार्ड कहते हैं, उसको एक कोर्ट की डिग्री जितनी ही ताकत देना, ताकि वो सिर्फ कागज पर ना रह जाए। हाँ, ताकि उसे लागू भी करवाया जा सके। स्रोत में ये भी बताया गया है कि 2015, 2019 और 2021 में इसमें 3 बड़े बदलाव भी हुए हैं। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मतलब एक ऐसा कानून है जो समय के साथ खुद को बेहतर बना रहा है। सही कहा आपने। ये अमेंडमेंट्स इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के और करीब लाने के लिए किए गए। हाँ। खास तौर पर इसे और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली और टाइम बाउंड बनाने के लिए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। मुझे लगता था कि आर्बिट्रेशन बस एक ही तरह का होता है, लेकिन स्रोत बताता है कि इसके तो कई अलग अलग फ्लेवर्स हैं। हाँ, और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसे कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली और सीधी है डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसका फर्क तो नाम से साफ लग रहा है, एक देश के अंदर और एक देशों के बीच लगभग। हाँ। लेकिन इसका असली फर्क भूगोल से नहीं, बल्कि पार्टियों की पहचान से होता है। अच्छा, अगर विवाद में शामिल कोई एक पार्टी भी हाँ, कोई एक पार्टी भी विदेशी नागरिक है, या विदेश में रजिस्टर्ड कंपनी है, या किसी और देश की सरकार है, तो वो अपने आप इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बन जाता है। अच्छा, भले ही सारा काम भारत में हो रहा हो। बिल्कुल, भले ही पूरा कारोबार भारत में ही क्यों ना हो रहा हो। अच्छा, तो ये पार्टियों की कानूनी पहचान का सवाल है। और दूसरी श्रेणी? स्रोत में इंस्टीट्यूशनल और एडहॉक का जिक्र है। ये बहुत जरूरी फर्क है। इसे ऐसे समझिए, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एक तरह से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करने जैसा है। आप एक चुनी हुई संस्था जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन या दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के पास जाते हैं। वो आपको नियम बताते हैं, आर्बिट्रेटर चुनने में मदद करते हैं और पूरी प्रक्रिया को मैनेज करते हैं। तो फिर एडहॉक क्या हुआ? कोई डू इट योरसेल्फ ऑप्शन? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एडहॉक आर्बिट्रेशन एक DIY प्रोजेक्ट जैसा है। इसमें पार्टियां बिना किसी संस्था के मदद के खुद ही सारे नियम तय करती हैं, अपना आर्बिट्रेटर चुनती हैं और पूरी प्रक्रिया खुद मैनेज करती हैं। ये ज्यादा लचीला और सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पार्टियों के बीच बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है। अगर वो आपस में सहमत नहीं हो पाए तो प्रक्रिया फंस सकती है। और स्रोत में कुछ और भी अनोखे प्रकार बताए गए हैं। एक मिनट, लुक स्निफ आर्बिट्रेशन, क्या ये सच में कानूनी प्रक्रिया है? ये सुनने में किसी वाइन टेस्टिंग कंपटीशन जैसा लग रहा है। ये सुनने में अजीब लगता है, पर ये बहुत प्रैक्टिकल है। मान लीजिए दो पार्टियों में किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर विवाद है, जैसे चाय की पत्ती या परफ्यूम की खुशबू। लुक स्निफ आर्बिट्रेशन में वकील बहस नहीं करते, बल्कि एक एक्सपर्ट उस प्रोडक्ट को देखकर, सूंघकर या चखकर अपना फैसला देता है।
अरे वाह, इसमें औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं होती और फैसला बहुत तेजी से आता है। कमाल है। और एक फ्लिप फ्लॉप आर्बिट्रेशन का भी जिक्र है, ये क्या है? इसे पेंडुलम आर्बिट्रेशन भी कहते हैं। इसमें दोनों पार्टियां अपना अपना एक फाइनल ऑफर पेश करती हैं। मान लीजिए एक पार्टी कहती है मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ है और दूसरी कहती है कि मैं 50 रुपए दूंगा। आर्बिट्रेटर इन दोनों में से किसी एक ऑफर को ही चुन सकता है। मतलब बीच का रास्ता नहीं निकाल सकता? नहीं, वो 75 रुपीज नहीं कह सकता, या तो 100 या 50। तो ये एक तरह का विनर टेक्स ऑल सिनेरियो है, लेकिन दोनों प्रस्ताव पार्टियों की तरफ से ही आते हैं। बिल्कुल। ये तो उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल और वाजिब ऑफर देने पर मजबूर करता होगा, है ना? क्योंकि अगर आपका ऑफर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुआ तो आर्बिट्रेटर सीधे दूसरे पक्ष का ऑफर चुन लेगा। एग्जैक्टली, यही इसका मकसद है। ये पार्टियों को यथार्थवादी होने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये अलग अलग तरीके दिखाते हैं कि आर्बिट्रेशन कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। लेकिन इन सभी के पीछे एक ही इंजन है, 1996 का कानून। तो चलिए अब इस इंजन का हुड खोलकर देखते हैं कि इसके सबसे जरूरी पुर्जे यानी इसके सेक्शंस कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक काल्पनिक केस की यात्रा पर चलना। मान लीजिए दो कंपनियां ए और बी, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर झगड़ा हो जाता है और उन्होंने तय किया है कि वे कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि आर्बिट्रेशन से मामला सुलझाएंगे। तो इस यात्रा पर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये इस पूरी यात्रा का टिकट है और धारा 7 कहती है कि ये टिकट लिखित में होना चाहिए, मौखिक समझौता मान्य नहीं है। लिखित में का क्या मतलब है? क्या सिर्फ एक स्टैम्प पेपर पर साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ही चलेगा? नई कानून इस मामले में काफी मॉडर्न है। स्रोत के मुताबिक लिखित का मतलब एक साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर लेटर्स, ईमेल, यहां तक कि व्हाट्सएप मैसेजेस का एक्सचेंज भी हो सकता है जिसमें समझौते का रिकॉर्ड हो। इतना ही नहीं, अगर एक पार्टी अपने दावे में कहती है कि हमारे बीच एग्रीमेंट था और दूसरी पार्टी जवाब में इसका इनकार नहीं करती तो उसे भी एक लिखित एग्रीमेंट मान लिया जाता है। ठीक है, तो टिकट मिल गया, अब गाड़ी कौन चलाएगा? मतलब मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर्स कैसे चुने जाएंगे? इसके लिए धारा 10 और 11 हैं। धारा 10 कहती है कि पार्टियां कितने भी आर्बिट्रेटर रखने के लिए आजाद हैं, बस एक शर्त है, उनकी संख्या ऑड होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, सम संख्या नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ताकि फैसले में टाई की स्थिति न बने, कोई हंगजूरी वाला सीन ना हो। बिल्कुल, बहुमत से फैसला हो सके इसलिए। और अगर पार्टियां संख्या तय नहीं कर पाती तो कानून कहता है कि सिर्फ एक ही आर्बिट्रेटर होगा, जिसे सोल आर्बिट्रेटर कहते हैं। फिर धारा 11 नियुक्ति की प्रक्रिया बताती है। पार्टियां चाहें तो खुद प्रक्रिया तय कर सकती हैं, लेकिन अगर वे तय नहीं कर पाती या कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस नियुक्ति में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्रीमेंट है और एक आर्बिट्रेटर भी, लेकिन अदालतों की सबसे बड़ी शिकायत है देरी। क्या आर्बिट्रेशन इस समस्या का समाधान करता है? क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और 2015 का जो संशोधन था वो इसी समस्या को जड़ से पकड़ने के लिए किया गया था। धारा 29A एक सख्त समय सीमा तय करती है। इसके अनुसार प्लीडिंग्स यानी दावे और जवाब की प्रक्रिया पूरी होने के 12 महीने के अंदर अवार्ड दिया जाना चाहिए। सिर्फ 12 महीने? अदालतों के हिसाब से तो ये लाइट स्पीड जैसा लगता है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर है या इसमें कोई दम भी है? यही इस संशोधन की सबसे बड़ी बात थी। इसमें दम डालने के लिए 2 चीजें की गईं। पहली, अगर पार्टियां आपसी सहमति से इसे 6 महीने और बढ़ा दें तो कुल 18 महीने के बाद भी फैसला नहीं आया तो आर्बिट्रेटर का मैंडेट खत्म हो जाता है। मैंडेट खत्म मतलब उनका काम ही छिन सकता है। अरे, मतलब उनकी पावर ही खत्म हो जाएगी? हाँ, जब तक कि कोर्ट किसी खास वजह से समय ना बढ़ाए। और दूसरी बात, अगर कोर्ट को लगता है कि देरी आर्बिट्रेटर की वजह से हुई है तो वो उनकी फीस भी काट सकती है, हर महीने की देरी के लिए 5% तक। ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी क्लॉज है जो आर्बिट्रेटर्स को जवाबदेह बनाता है। इसने तो भारत में आर्बिट्रेशन की छवि बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया होगा। बिल्कुल। तो ये जवाबदेही भी तय करता है। अब मान लेते हैं कि 12 महीने के अंदर फैसला आ गया। इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को क्या कहते हैं और वो कैसा दिखता है? इस प्रक्रिया के अंतिम निर्णय को आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है। धारा 41 इसके फॉर्मेट के बारे में बताती है। इसके अनुसार अवार्ड लिखित में होना चाहिए, उस पर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सभी सदस्यों या बहुमत के सदस्यों के साइन होने चाहिए और सबसे जरूरी,
उसमें फैसले के पीछे के कारण यानी रीजनिंग दी जानी चाहिए। कारण बताना क्यों जरूरी है? ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, पार्टियों को पता चले कि फैसला क्यों और किस आधार पर लिया गया है। ये मनमानी को रोकता है। हाँ, अगर पार्टियां खुद आपस में तय कर लें कि उन्हें कारणों की जरूरत नहीं है तो वो अलग बात है। स्रोत ये भी बताता है कि अवार्ड कई तरह के हो सकते हैं, फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड। और अगर बीच में समझौता हो जाए तो? हाँ, अगर पार्टियां बीच में समझौता कर लेती हैं तो एक सेटलमेंट अवार्ड भी होता है। ठीक है, तो अब अवार्ड आ गया, क्या ये अंतिम होता है? क्या पार्टियां इसे मानने के लिए बाध्य हैं या फिर वो इसे किसी सामान्य अदालती फैसले की तरह चुनौती दे सकती हैं? बहुत ही सीमित है। आप सिर्फ इसलिए अपील नहीं कर सकते कि आप फैसले से खुश नहीं हैं। तो फिर इसे चुनौती देने का क्या तरीका है? इसके लिए धारा 34 है, जिसके तहत अवार्ड को सेट असाइड यानी रद्द करने के लिए कोर्ट में एक आवेदन दिया जा सकता है। और इसकी समय सीमा भी बहुत सख्त है, अवार्ड मिलने की तारीख से सिर्फ 3 महीने। सिर्फ 3 महीने? जी, और इसे रद्द करने के आधार भी बहुत गिने चुने हैं। जैसे कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने में ही अक्षम थी, या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही अमान्य था, या किसी पार्टी को अपना पक्ष रखने का सही मौका नहीं मिला, या फिर अगर अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। सार्वजनिक नीति ये शब्द सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर कानून में इसका मतलब अक्सर बहुत गहरा होता है। क्या स्रोत बताता है कि इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ देश के कानूनों के खिलाफ होने की बात है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संक्षेप में, सार्वजनिक नीति का मतलब सिर्फ किसी कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि न्याय और नैतिकता के उन सबसे बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाना है जिन्हें कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से हासिल किया गया हो, या वो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो उसे सार्वजनिक नीति के खिलाफ माना जाएगा। मतलब प्रक्रिया में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो या फैसला समाज के बुनियादी सिद्धांतों के ही खिलाफ हो, तभी इसे रद्द किया जा सकता है, सिर्फ फैसले के सही या गलत होने पर नहीं। बिल्कुल। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव आता है, धारा 36, जो एनफोर्समेंट के बारे में है। ये कहती है कि अगर अवार्ड को चुनौती देने की 3 महीने की समय सीमा खत्म हो गई है, या कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है, हाँ, या कोर्ट ने चुनौती वाली अर्जी खारिज कर दी है, तो वो अवार्ड ठीक उसी तरह लागू किया जाएगा जैसे वो किसी कोर्ट की डिग्री हो। उसे वही ताकत और सम्मान मिलेगा। तो आज हमने 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की एक वाकई गहरी यात्रा की। हमने इसके क्यों को समझा, यानी अदालतों का बोझ कम करना और व्यापार के लिए एक कुशल माहौल बनाना। हमने लुक स्निफ जैसे अनोखे प्रकारों को जाना और एक मामले के पूरे जीवन चक्र को देखा, लिखित समझौते से लेकर अंतिम लागू करने योग्य अवार्ड तक। इसका सार यह है कि ये कानून पारंपरिक मुकदमेबाजी का एक संरक्षित, समय सीमा में बंधा और पार्टियों के नियंत्रण वाला विकल्प देता है। ये पार्टियों की आज़ादी और अदालत के निरीक्षण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। इसका लक्ष्य है कुशलता, लेकिन निष्पक्षता और कानूनी वैधता की कीमत पर नहीं। ये सच में विवाद सुलझाने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं। स्रोत धारा 75 का उल्लेख करता है, जो गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में है। अदालती कार्रवाई सार्वजनिक होती है, हर कोई उसे देख सुन सकता है, जबकि आर्बिट्रेशन आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे निजी तौर पर होता है। इस पर सोचने वाली बात यह है कि इसके व्यापक सामाजिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं। जब देश के बड़े बड़े कमर्शियल डिस्प्यूट्स बंद दरवाजों के पीछे सुलझाए जाते हैं, जो सार्वजनिक जांच और सार्वजनिक कानूनी मिसाल यानी लीगल प्रेसिडेंट के विकास से दूर रहते हैं।